नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपका एग्ज़ाम है बिहार पीसीएल का, जो एग्ज़ाम है विद्युत विभाग में आया हुआ है, ये उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका इलेक्ट्रिशियन से कोई संबंधित एग्ज़ाम हो, ये उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि दो समान आवेशों की दूरी दुगनी हो जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल डैश डैश गुना डैश डैश जाता है। सही उत्तर हो जाएगा, जो कि लगने वाला बल जो है 4 गुना और घट जाता है, मतलब 4 गुना घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हम पूरी व्याख्या के साथ चलेंगे, जो कि आपके किसी भी कोई भी प्रश्न के आसपास के जो सारे फैक्ट बनते हैं वो सारे इसमें देखते चलेंगे। जैसे कि कूलाम के नियम के बारे में बात करते हैं, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फार्मूला आप देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है, F बराबर के Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर होता है, जहाँ की के का मान यहाँ पर देख सकते हैं, रख सकते हैं 1/4πε0 होता है। इसे आप ज़रूर याद रखिए, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ, जैसे कि यदि दो समान आवेशों की दूरी दुगनी हो जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल 1/4 होता है, जो कि हमने अभी आपको बता दिया है। चलिए अगला है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि विद्युत आवेशों के बीच बल हेतु कूलाम का नियम डैश डैश से सर्वाधिक समान है। राइट आंसर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए इसका नियम देख लेते हैं, जो कि दिया गया है इस प्रकार, न्यूटन का गुरुत्व नियम कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उसके उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त नियम को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। फार्मूला आप देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है, जहाँ पर जी बराबर जी का मान जो दिया गया है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, एक बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई की गणना डैश डैश उपयोग करने से की जा सकती है। सही उत्तर कूलाम का नियम, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता इकाई आवेश पर उत्पन्न बल होता है। ई बराबर एफ अपान क्यू होता है, जो कि इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। बात करते हैं हम कूलाम के नियम के बारे में, जो कि इस प्रकार है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल वैद्युत बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के परिमाणों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फार्मूला तो हमने आपको बता दिया, जो कि इस प्रकार दिया गया है, जहाँ की इसका के का मान जो होता है 9 गुणे 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर अपान कूलाम स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जब लोड प्रतिरोध स्रोत प्रतिरोध के बराबर होता है तो निम्न में से कौन सा अधिकतम होता है। सही उत्तर पावर इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता दें, जब लोड प्रतिरोध स्रोत प्रतिरोध के बराबर होता है तो पावर शक्ति का मान अधिकतम होता है, जो कि इस प्रकार दिया गया है। सोल्डरिंग आयरन बिट के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर तांबे का उपयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि सोल्डरिंग आयरन बिट के लिए तांबे का प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन का जो ऊपरी भाग सोल्डरिंग करने में मुख्य रूप से प्रयोग होता है, उसे बिट या टिप कहते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया, आप इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न, किसी बैटरी को 40 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, यदि करंट 1 एम्पियर पैदा किया जाता है तो बैटरी का वोल्टेज क्या होगा। फार्मूला होता V बराबर IR। इस फार्मूले पर मान रखेंगे, जैसे कि I का मान 1 दिया गया है, R का मान आपका 40 दिया गया है। यहाँ पर आपका 40 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
अगला प्रश्न, प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंस की क्षमता यानी इसकी इकाई आपको बताना है। सही उत्तर ओम होता है। वोल्टेज का वोल्ट होता है। धारा की इकाई एम्पियर होती है, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि किसी सीरीज परिपथ में कुल प्रतिरोध की गणना डैश डैश सूत्र का उपयोग करते हुए की जाती है। सही उत्तर, सीरीज का फार्मूला सभी लोगों को पता होगा, जो कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस प्रकार होता है। पैरेलल के लिए यानी समांतर के लिए आप देख सकते हैं 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस प्रकार का फार्मूला होता है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि ये भी सवाल है, आप इसे जरूर ध्यान से देखें। स्रोत से वोल्टता का समीकरण, जो कि V बराबर 3 साइन 20t प्लस 4 साइन 30t है, तो अगर इस वोल्टता को 10 ओम प्रतिरोध में प्रयोग किया जाए तो शक्ति क्षय कितना होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है। यहाँ पर फार्मूला आपका होता है, जो कि हमने आपको बताया था, जो कि यहाँ पर P बराबर V स्क्वायर अपान R होता है। V बराबर यहाँ पर मान निकालेंगे, जो कि फिर इसके बाद V का मान यहाँ पर रख के इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 1.25 वाट इसका सही उत्तर होगा, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर कितना आंसर है, ये 1.25 वाट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर गलत दिया गया है, आप इसे कैलकुलेशन जरूर करना। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। एक RLC सर्किट की अवास्तविक शक्ति और वास्तविक शक्ति क्रमशः 5 किलो वोल्ट एम्पियर और 3 किलो वाट है, तो सर्किट की प्रतिक्रियाशील शक्ति यानी रिएक्टिव पावर का आकलन करना है आपको। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5 - 3 यानी ये जो फार्मूला आपका ये पता होगा तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। इसे रूट के अंदर सॉल्व करेंगे तो आपका 4 किलो वोल्ट एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये भी सवाल है, आपको इसे सॉल्व करता है। जैसे कि 20 माइक्रो एम्पियर की धारिता वाला एक कैपेसिटर 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से 120 ओम के गैर प्रेरण प्रतिरोध के साथ सीरीज क्रम में जुड़ा हुआ है, तो शक्ति यानी पावर की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको पावर निकालना है, जो कि यहाँ पर सी का मान निकालेंगे, जो कि यहाँ पर 20 दिया गया है। इसे सरल करेंगे तो आपका 20 × 10⁻⁶ होगा। वी का मान आपका 100 दिया गया है और आर का मान यहाँ पर 120 दिया गया है। मान फार्मूले पर रखेंगे, जो कि यहाँ पर पहले XC हमें निकालना है। XC निकालने के बाद फिर फार्मूला आपका Z बराबर R² प्लस XC का स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, जो कि यहाँ पर पूरा मान रखेंगे तो आपका यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो Z बराबर 199 आ जाएगा। इसके बाद फिर समीकरण जो मतलब Z बराबर इतना आ गया, फिर I बराबर V/Z होता है। V का मान हमने वहाँ पर दिया था 100 और Z का मान 199 निकाला। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 0.5 एम्पियर आ जाएगा। फिर समीकरण 1 से मान रखने पर ज्ञात होता है, जो P बराबर I² फार्मूले पर मान रखेंगे तो आपका 30 वाट इसका सही उत्तर होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, आप इसे जरूर देख लें। चलिए अगला प्रश्न, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय घटक नहीं है। निष्क्रिय घटक इसमें बताना है, इसमें कौन सा नहीं है। निष्क्रिय घटक इसमें डायोड नहीं है, जबकि इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर ये आपके निष्क्रिय घटक होते हैं। यहाँ पर कुछ जानकारी देख लेते हैं, जो कि सक्रिय और निष्क्रिय के बारे में दिया गया है। जैसे कि सक्रिय घटक जो होते हैं आपके, वो डायोड होता है, रेक्टिफायर होता है, ट्रांजिस्टर होता है। निष्क्रिय के बारे में देखते हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर होता है। अगला प्रश्न दिया गया आपका, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिसंयोजी अशुद्धि नहीं है। सही उत्तर फास्फोरस आपकी त्रिसंयोजी अशुद्धि नहीं है, जो कि दिया गया है। चलिए पूरी व्याख्या देखते हैं एक बार, जो कि फास्फोरस त्रिसंयोजी अशुद्धि नहीं है। फास्फोरस 5 संयोजी अशुद्धि है। किसी शुद्ध अर्धचालक में फास्फोरस मिलाने से एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। 5 संयोजी तत्व के अंतर्गत एंटीमनी, आर्सेनिक आदि आते हैं। आप इसे जरूर ध्यान रखें।
चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का बैरियर विभव आपको बताना है कितना होता है। सही उत्तर आपका सभी को पता होगा 0.7 वोल्ट होता है, और जो जर्मेनियम को होता है 0.3 होता है, 3.2 होता है। इसे आप जरूर याद रखें। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का पोटेंशियल बैरियर विभव जो होता है 0.7 होता है। इसका प्रयोग उच्च तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस तक के उपकरणों में करते हैं, तथा जर्मेनियम ट्रांजिस्टर का बैरियर पोटेंशियल जो होता है 0.2 से लेकर 0.3 वोल्ट तक होता है। अगला है, 2 इलेक्ट्रोड वाले वाल्व को डैश डैश कहते हैं। सही उत्तर डायोड कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। 2 इलेक्ट्रोड वाले डायोड वाल्व को डायोड कहते हैं। जैसे कि डायोड एक दिशी युक्ति होती है, इसका उपयोग स्विच के रूप में तथा रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, आप इसमें डायोड का सिंबल भी आप देख सकते हैं जो कि इस प्रकार होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि डायोड के कार्य करने की क्षमता निम्नलिखित विकल्पों में से किस पर निर्भर करती है। सही उत्तर तापमान के प्रभाव पर निर्भर करती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। डायोड के कार्य करने की क्षमता तापमान के प्रभाव पर निर्भर करती है। डायोड अर्धचालक पदार्थ यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम से बने होते हैं, जो कि ताप परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग एक निश्चित तापमान तक ही किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली द्वारा उत्पन्न वोल्टेज तरंग रूप को क्या कहा जाता है। सही उत्तर साइन तरंग कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। जो कि चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली उत्पन्न वोल्टेज तरंग को ज्या तरंग कहते हैं। ज्या तरंग का फॉर्म फैक्टर जो होता है 1.11 होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार दिया गया है, जो कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। सही उत्तर दक्षिण हस्त नियम और दक्षिण हस्त कॉर्क स्क्रू नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसकी व्याख्या पूरी, जो कि इस प्रकार दी गई है। जैसा कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा राइट हैंड रूल तथा कॉर्क स्क्रू नियम दोनों द्वारा निर्धारित की जाती है। चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर सदैव उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। साथ ही ज्ञात रहें 2 ध्रुवों के मध्य खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं की संख्या प्रतिक्षण 10⁸ मैक्सवेल होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि जब भी चालक या परिपथ से जुड़ने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो किस प्रकार का बल प्रेरित होगा। सही उत्तर विद्युत चुंबकीय बल यानी विद्युत वाहक बल, ये इसका यानी विद्युत चुंबकीय बल, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम बात करते हैं, जब किसी चालक या परिपथ से जुड़ने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक बल प्रेरित होता है, वह इस बल का नाम है, जो कि आप देख सकते हैं एक चुंबकीय वाहक बल होता है। जैसे कि इसका फार्मूला आपका होता है F=BIL sin थीटा द्वारा ज्ञात करते हैं हम, जो भी इसकी वैल्यू होती है। चलिए अगला प्रश्न, चुंबकीय तटस्थ अक्ष और परिमाण फ्लक्स के बीच का कोण डैश डैश है। सही उत्तर 90 डिग्री, ये इसका राइट आंसर है। पूरी व्याख्या देखते हैं, जो चुंबकीय तटस्थ अक्ष 2 विपरीत आसन्न चुंबकीय ध्रुवों के बीच से जाने वाली काल्पनिक अस्थायी रेखा जो परिणामी फ्लक्स के लंबवत होती है। चुंबकीय तटस्थ अक्ष चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाता है, अतः चुंबकीय आसन्न अक्ष और परिणामी फ्लक्स के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कौन सा नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेंज का नियम, ये इसका सही उत्तर है। लेंज के नियम के बारे में बात करते हैं, जो कि इस प्रकार है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और लेंज का नियम भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अतः लेंज का नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि किसी भी 500 वोल्ट अधिष्ठापना पर इंसुलेशन प्रतिरोध निम्नलिखित में से कम नहीं होना चाहिए। सही उत्तर आपका है 50 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है।
चलिए यहाँ पर कुछ मिलान कर लेते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है। सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है। इसमें आपको मिलाना है एमसीबी जो दी गई, इसमें आपको मिलाना है कौन सा सही है। जैसा कि यहाँ पर हम हिंदी में बात करते हैं, जो कि लाइटिंग जो है आपका, लाइटिंग में जो है, लाइटिंग जो होता है आपका एल सीरीज के लिए होता है। मोटर परिपथ जो होता है जी सीरीज के लिए होता है। डीसी जो होता है परिपथ वो काली नॉब वाली के लिए होता है। आइसोलेटर जो होता है लाल नॉब वाली के लिए होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर फिर से एक बार आपको बता देते हैं, जो कि लाइटिंग परिपथ एल सीरीज का हरा नाब वाला एमसीबी होता है और मोटर परिपथ जी सीरीज का नीला नाब वाली एमसीबी होती है। आइसोलेटर लाल नाब वाली एमसीबी होती है। डीसी परिपथ काली नाब वाली एमसीबी होती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं, विद्युत वायरिंग में अधिनियम का पालन किया जाना चाहिए। सही उत्तर विद्युत भारतीय विद्युत नियम 1956, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पीवीसी का पूरा नाम आपको बताना है, जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ये तो सभी को पता होगा। अगला प्रश्न आपको हम चलते हैं, जो कि सोल्डरिंग करने से पहले मुख्यतः डैश डैश किया जाता है, टीनिंग किया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख ले हैं टीनिंग में क्या होता है। सोल्डरिंग करने से पहले टीनिंग की जाती है। टीन की एक सामान्य पद्धति से किया गया कार्य, जो कि ऑब्जेक्ट की बाहरी सतह को साफ करता है एवं उसके ऊपर की परतों जो अनावश्यक है उन्हें हटाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसा कि देखते हैं, वायर के सिरों पर टीनिंग का क्या तात्पर्य है। सही उत्तर इसके ऊपर सोल्ड की गई की पतली कोटिंग लगाना, ये इसका राइट आंसर है। टीनिंग का अर्थ है वायर के सिरे के ऊपर सोल्डरिंग की पतली परत कोटिंग लगाना, जिससे कि सीसा जंग एवं कोरेजन जैसी अशुद्धियों से मुक्त रहता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि सोल्डरिंग से पहले किसी केबल के जोड़ को साफ करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। सही उत्तर सैंड पेपर का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर है। अगला है, सोल्डरिंग सामग्री को हटाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री को क्या कहा जाता है। सही उत्तर डिसॉल्विंग कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा टाँका निकालने की एक विधि नहीं है। राइट आंसर ब्रास वूल यानी पीतल ऊज, ये इसका सही उत्तर है। जबकि आपका यहाँ पर सोल्डर चूसक होता है और निर्वात डिसोल्डरिंग उपकरण होता है, सोल्डर बाती होती है, ये सभी डिसोल्डरिंग की विधि होती है। एक बार आपको फिर से बताना चाहेंगे, जैसे कि पीतल उस टाँका निकालने यानी डिसॉल्विंग की एक विधि नहीं है, जबकि सोल्डर चूसक यानी सोल्डर शाकर निर्वात डिसोल्डरिंग उपकरण तथा सोल्डरिंग बाती का प्रयोग डिसोल्डरिंग के लिए किया जाता है। टाँका द्वारा दो धातुओं को जोड़ दिया जाता है, जो कि आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न, किस शब्द का प्रयोग उस सीमा का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिस तक सोल्डर किए जाने वाले सतहों के ऊपर के बीच में बहना चाहिए। सही उत्तर वेटिंग, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एक डीसी शंट मोटर 3 बिंदु स्टार्टर यानी 3 पॉइंट स्टार्टर में आर्मेचर वाइंडिंग जल सकता है यदि स्टार्टर हैंडल तेजी से घुमाया जाए, यानी जल्दी से घुमाया जाता है तो जल सकता है, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं, जो कि डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर की आवश्यकता होती है, क्योंकि शुरुआत में आर्मेचर प्रतिरोध का मान अत्यंत कम होता है, जिसके कारण शुरुआत में धारा का मान अधिक होता है, जिसे स्टार्टर प्रयोग करके नियंत्रित किया जाता है। और यदि हैंडल जल्दी से घुमाया जाता है तो आर्मेचर वाइंडिंग अधिक धारा के कारण जल सकता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि जिस मोटर में घुमाव का एक हिस्सा सीरीज में जुड़ा होता है और दूसरा हिस्सा जो है मतलब दूसरा भाग जो है आर्मेचर के पैरेलल में यानी क्रॉस में जुड़ा होता है, तो उसे डेड डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर कंपाउंड मोटर के बारे में कंपाउंड मोटर जाना जाता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि कंपाउंड मोटर के बारे में देखते हैं, कंपाउंड मोटर सीरीज क्षेत्र यानी सीरीज फील्ड तथा शंट फील्ड दोनों का संयोजन होता है। शंट फील्ड आर्मेचर के समांतर में जुड़ी होती है तथा सीरीज वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है। कंपाउंड मोटर मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, जैसे कि शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर।
यहाँ पर जो आपका डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपाउंड मोटर का बना हुआ है, जो कि यहाँ पर शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर बनी हुई है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, शंट मोटर में फ्लक्स स्थिर रहता है, इसलिए बल आघूर्ण डैश डैश होता है। सही उत्तर सीधे आर्मेचर धारा के अनुपातिक होता है, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं शंट मोटर में फ्लक्स स्थिर रहता है, इसलिए बल आघूर्ण टी प्रोपोर्शनल धारा के सीधे आर्मेचर धारा के अनुपातिक होता है। सीरीज मोटर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लक्स प्रोपोर्शनल आर्मेचर धारा होता है, और सीरीज का जो होता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टी प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर होता है। चल अगला प्रश्न। अगला प्रश्न के बारे में देखते हैं यहाँ पर, जो कि दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर यदि सीरीज फ्लक्स उसी दिशा में है जिसमें शंट फ्लक्स हो, तो मोटर को किस प्रकार कहा जाता है? सही उत्तर कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। सीरीज फ्लक्स उसी दिशा में जिसमें शंट फ्लक्स है, तो उस मोटर को कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर कहा जाता है। यहाँ पर दोनों का फ्लक्स जुड़ जाता है, जो कि आप जान गए होंगे। अगला प्रश्न। विभेदी संयोजित यानी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करते समय सीरीज क्षेत्र शॉर्ट पथित क्यों होता है? सही उत्तर आपका है जो कि घूर्णन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करते समय सीरीज क्षेत्र शॉर्ट पथित यानी शॉर्ट सर्किट करने का कारण घूर्णन दिशा को उचित दिशा में बनाए रखना। विभेदी संयोजित मोटर में दोनों फ्लक्स आपस में विभेदी प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि किसी डीसी मोटर में स्व लोडिंग क्षमता अधिकतम होती है। राइट आंसर अंतर्गोतक विधि से संयुक्त मोटर, ये इसका सही उत्तर है। अंतर्गोतक रूप से संयोजित मोटर में स्व लोडिंग की क्षमता अधिकतम होती है, जहां स्व लोडिंग के से तात्पर्य एक समय अंतराल में उचित भार के मान को समायोजित करना है, अर्थात ऐसी युक्ति भार को स्वतः संतुलित कर देती है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि निम्न में से किस मोटर का उपयोग अभ्यास में न करके केवल प्रयोगात्मक और अनुसंधान कार्य में किया जाता है? सही उत्तर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि इसकी व्याख्या देखते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर जो होती है, इसका उपयोग अभ्यास में न करके केवल प्रयोगात्मक यानी लैब में यानी अनुसंधान कार्य में किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार की मोटर में लोड वृद्धि के साथ बैक ईएमएफ बल घटता है। अगला प्रश्न। वह मोटर जिसमें फील्ड सीरीज वाइंडिंग द्वारा फील्ड वाइंडिंग विरोध का होता है डैश डैश कहलाता है। सही उत्तर डिफरेंशियल मोटर होती है, ये इसका सही उत्तर है। वह मोटर जिसमें फील्ड सीरीज वाइंडिंग द्वारा फील्ड वाइंडिंग का विरोध होता है डिफरेंशियल मोटर कहलाती है। इसमें जब मोटर को लोड दिया जाता है, तो तब आर्मेचर लाइन से अधिक करंट लेता है। अगला प्रश्न। कुमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में लोड बढ़ाने से क्या होता है? सही उत्तर घूर्णन की गति घटती है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, आमीटर डैश डैश के लिए मार्ग प्रदान करता है। सही उत्तर अधिकतम धारा, ये इसका राइट आंसर है। चलिए इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। जैसा कि आमीटर का प्रयोग जो है, आमीटर का प्रतिरोध कम होता है, जो कि परिपथ के सीरीज में जुड़ा होता है, जिससे परिपथ की अधिकतम धारा प्रवाहित होती है, जिसको आमीटर द्वारा मापा जाता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और वोल्ट मीटर का प्रयोग वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, आप इसे जरूर याद रखें। अगला प्रश्न। जैसा कि अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, आप कुछ भार के साथ प्रदर्शन के लिए 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज 5 एम्पियर और 750 रिवर्स KWH के ऊर्जा मीटर का परीक्षण कर रहे हैं। जब डिस्क 10 मिनट में 100 चक्कर घूमता है, तो कितनी ऊर्जा की आपूर्ति होगी? चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि इस प्रकार सॉल्व किया। एक चक्कर में देख सकते हैं 1/750 किलो वाट एम्पियर, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। इसे बदलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.133 किलो यानी इतनी एनर्जी आपकी आ जाएगी। फिर इसके बाद इसे इस फार्मूले पर मान रखेंगे, फार्मूले पर मान रख के सॉल्व कर लेंगे, तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं मान निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी
सही उत्तर है। चलिए, इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, डैश डैश उपयंत्र का उपयोग विक्षेपण यंत्र के आंकलन के लिए मानक उपकरण के रूप में किया जाता है। सही उत्तर द्वितीयक, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि द्वितीयक उपयंत्र का उपयोग विक्षेपण यंत्र के आंकलन के लिए मानक उपकरण के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, दूसरों की तुलना में बैरी टाइप ट्रांसफार्मर सामान्यतः डैश डैश होते हैं। सही उत्तर ठंडे एवं उच्च शक्ति क्षमता वाले होते हैं, ये इसका राइट आंसर है। बैरी टाइप ट्रांसफार्मर, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में एक विशेष प्रकार की क्रोड प्रयोग की जाती है जो कि बैरी आकार की क्रोड कहलाती है। क्रोड में अनेक चुंबकीय मार्ग स्थापित होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज न्यूनतम रहता है तथा ठंडे उच्च शक्ति क्षमता वाले होते हैं। इसका प्रयोग विशेष प्रकार के कार्यों में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में दो ऊर्ध्वाधर मेंबर्स क्या कहे जाते हैं। राइट आंसर लिंब कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर के जिस भाग पर वाइंडिंग की जाती है उसे लिंब कहते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में दो ऊर्ध्वाधर मेंबर्स को लिंब कहते हैं। इन लिंब में फ्लक्स प्रवाहित होता है। कोर या सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लिंब की संख्या 3 होती है तथा फ्लक्स प्रवाह के 2 मार्ग होते हैं। प्रत्येक मार्ग से 5/2 फ्लक्स प्रवाहित होती है तथा ट्रांसफार्मर के बाहरी भाग को योक कहते हैं तथा जिस भाग पर फ्लक्स गुजरता है उसे कोर कहते हैं। ये सारी जानकारी आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, सांद्रित घुमावदार कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में डैश डैश के साथ उपयोग किया जाता है। राइट आंसर कोर के बगल में स्थित एलटी घुमावदार, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, ट्रांसफार्मर परिणामित्र ट्रांसफार्मर में अलग अलग लेमिनेशनों को डैश डैश के रूप में काटा जाता है। राइट आंसर ई पट्टी इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, लेमिनेशन को एक दूसरे से अलग करने के लिए कोर के लेमिनेशन पर इस्तेमाल परत की कोटिंग की जाती है। परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर में अलग अलग लेमिनेशनों को ई पट्टी के रूप में काटा जाता है। यह लेमिनेशन क्षैतिज हानि को कम करती है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर में कोर लेमिनेशन द्वारा विसंवाहक होते हैं। सही उत्तर वार्निश इसका सही उत्तर है। ट्रांसफार्मर कोर वार्निश करके इंसुलेशन किया जाता है। ट्रांसफार्मर में कोर लेमिनेशन वार्निश द्वारा विसंवाहक होते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर का उपयोग करने का प्रयोजन क्या है। राइट आंसर फैन को दी गई वोल्टता को कम करना, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर का उपयोग फैन को दी गई वोल्टता को कम करने के लिए किया जाता है। रेगुलेटर एक वोल्टेज नियंत्रक युक्ति है जिसमें एक जीनर डायोड का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, सिंगल फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग का सामान्य प्रतिरोध क्या होता है। राइट आंसर आपका है मुख्य वाइंडिंग के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से उच्च होता है, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि देख लेते हैं, सिंगल फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग का सामान्य प्रतिरोध मुख्य वाइंडिंग के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से उच्च होता है। सिंगल फेज मोटर स्वचालित न होने के कारण इसे स्वचालित बनाने के लिए स्टेटर में दो वाइंडिंग की जाती है, जिसमें से एक मुख्य वाइंडिंग यानी मेन वाइंडिंग या गतिशील वाइंडिंग यानी रनिंग वाइंडिंग होती है। दूसरी सहायक वाइंडिंग यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग या प्रारंभिक वाइंडिंग कहते हैं दूसरी वाइंडिंग को। और इसके साथ ही मुख्य या गतिशील कुंडलों यानी वाइंडिंग को मोटे विद्युत रोधित तार यानी इंसुलेशन से कम प्रतिरोध रखा जाता है, जबकि सहायक वाइंडिंग को पतले विद्युत रोधित तार से तथा अधिक प्रतिरोध मान का रखा जाता है। दोनों वाइंडिंग को 90 डिग्री पर रखा जाता है। आप ये पूरी जानकारी जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, मिक्सर ग्राइंडर में आमतौर पर डैश डैश का इस्तेमाल होता है। यूनिवर्सल मोटर राइट आंसर है। जैसा कि मिक्सर ग्राइंडर में आमतौर पर यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर सीरीज वाइंडिंग तथा उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण वाली होती हैं। यूनिवर्सल मोटर एक फेज प्रत्यावर्ती धारा तथा दिश धारा दोनों लगभग समान गति पर कार्य करती है।
यह मोटरें आंशिक अवश्य अश्व शक्ति की होती हैं तथा घरेलू उपकरण जैसे ग्राइंडर, जूसर, मिक्सर, ड्रिल, सिलाई मशीन इत्यादि में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जैसे कि वाइंडिंग के पिच फैक्टर की गणना करने का सूत्र क्या है। सही उत्तर पिच फैक्टर बराबर वाइंडिंग पिच बटे पोल पिच होता है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं वाइंडिंग का पिच फैक्टर वास्तव में वाइंडिंग पिच तथा पोल पिच का अनुपात होता है। साथ ही यदि ज्ञात रहे कॉइल स्पान पोल पिच के समान हो तो यह कुल पिच कहलाएगी, जबकि यदि हार्मोनिक्स बचाव की दृष्टि से वाइंडिंग की जाए तो यह शॉर्ट पिच प्रकार की होगी जिसमें पिच फैक्टर प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न, वाइंडिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली रोधन यानी इंसुलेशन सामग्री को तापमान की एक विशेष सीमा का सामना करने की उनकी क्षमता के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। वर्ग ई रोध यानी इंसुलेशन ना अधिकतम सुरक्षित तापमान क्या है। सही उत्तर आपका है जो कि 120 डिग्री सेल्सियस। ये इसका ई के लिए आपका जो है 120 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कि वाई के लिए 90 डिग्री होता है, ए के लिए 105 होता है, ई के लिए आपका 120 होता है, बी के लिए 130 होता है और एच के लिए 155 होता है, एफ के लिए 180 होता है, सी के लिए 220 से अधिक होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं एक 4 ध्रुव द्विपरत डिश धारा लैप वाइंडिंग में 20 प्रकाश और प्रति स्तर एक चालक है। दिक् परिवर्तक शलाकाओं की संख्या ज्ञात करना है। चलिए इसका सही उत्तर है 20, राइट आंसर है। जैसा कि द्विपरत वाइंडिंग अतः यदि 4 ध्रुव द्विपरत डिश धारा लैप वाइंडिंग 20 प्रकाश और प्रति परत एक चालक हो तो कम्यूटेटर शलाकाओं की संख्या 20 होगी। अगला प्रश्न, जैसा कि हेमीट्रॉपिक वाइंडिंग को किस अन्य नामों से जाना जाता है। राइट आंसर अनबाइफरकेटिंग वाइंडिंग के नाम से जानते हैं, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न एक सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए पी और सी और के संदर्भ में बैक पिच को डैश द्वारा ज्ञात किया जाता है। राइट आंसर आपका है जो कि बैक पिच बराबर 2C/P +- के, ये इसका राइट आंसर है। चलिए